प्यारे बच्चे, आज हम क्लास 10वीं के लिए मैथमेटिक्स लाया हूँ जो कि द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का है। उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करा चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये कहते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि जितने हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो सारा को हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि द्विघात समीकरण को जो हम लोग लिखते हैं उसका व्यापक रूप क्या है। उसका व्यापक रूप है, देखो, द्विघात का समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर 0 नहीं हो सकता है। ए बराबर 0 नहीं हो सकता है तो क्या क्या हो सकता है, ए बराबर में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होगा, बी बराबर में प्लस होगा, माइनस होगा और 0 भी होगा, और सी बराबर प्लस माइनस और 0, ये तीनों हो सकता है। तो चलो अब हम सवाल की ओर देखते हैं। सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि आयताकार भूखंड बनाते हैं। सबसे पहले हम एक आयताकार बना लेते हैं। यहाँ पे आयताकार कैसा होता है, इस प्रकार ना, ये आयताकार। तो हम लोग लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई, हाल यानी कि सॉल्व पहले लिख लो। सॉल्व क्या लिखेंगे, माना भूखंड, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर। कितना मीटर, x मीटर। मैंने माने। अब क्या है कि भूखंड की लंबाई देखते हैं। भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये क्या कहता है कि चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई मेरे पास क्या है, x है, x के दुगुने से 1 अधिक, कोई दिक्कत नहीं। ये इतना मीटर ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना मीटर है। तो हम लोग लिखते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो आयताकार है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या है हमारे पास, लंबाई। ये आयत है ना, ये लंबाई है। जब ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, ये भी लंबाई है। ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। जब ये चौड़ाई है तो इधर भी चौड़ाई हो जाएगा, इधर भी चौड़ाई हो गया। तो चौड़ाई मेरे पास कितना माने हैं, x। तो लंबाई कितना ये कह रहा था कि 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का
क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर, 528 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है ना लंबाई गुना चौड़ाई। हाँ, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कितना है? 528, कोई दिक्कत नहीं। तो लंबाई मेरे पास कितनी है? 2x + 1, यानी कि 2x + 1। तो हम लंबाई के स्थान पे लिख सकते हैं ना, 2x + 1 गुना चौड़ाई कितना था? x, चौड़ाई कितना था? x बराबर 528। अब क्या करना है? अब गुना करो, 2 गुना x, x से कितना हो जाएगा? 2x² प्लस x गुना 1 से करो तो x बराबर 528। अभी 528 अंदर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो अब ये हम क्या कह सकते हैं कि अतः भूखंड की चौड़ाई, अतः ये द्विघाती समीकरण बन गया है। ये क्या हो गया है? ये द्विघाती समीकरण बन गया है। देखो मच्छर मर गया। द्विघाती समीकरण मेरा ये बन गया। अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण के लिए द्विघाती समीकरण कितना आया? 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हो गया। इसका आंसर नहीं निकालना है, सिर्फ हमें कह रहा था कि समीकरण को ही निरूपित करना है। तो हमारे पास इतना करेंगे तो इसका लंबाई चौड़ाई भी आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्या कहता है कि दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या बोला है कि दो क्रमगत। अब सबसे पहले समझो कि क्रमगत किसको कहता है? कि लगातार चलना। अगर 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक हो, तो पूर्णांक कोई भी संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक, तो सोल्व लिख लो। पहले क्या लिखेंगे? सोल्व। जब सोल्व करेंगे तो क्या करना है? सबसे पहले मानना है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखो। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस, धनात्मक पूर्णांक x, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा धनात्मक का क्रमगत, अब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? इसका बराबर x + 1, क्योंकि लगातार चल रही है ना। तो कुछ भी अगर लगातार हो तो उसमें एक जुटते जाता है, तब ना होगा। मान लीजिए 19 है तो 20 हुआ। अब क्या होगा इसमें? अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है।
दो क्रमगत धनात्मक गुणनफल, ये पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। लिखते हैं इसको, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। 306। तो दो क्या है मेरे पास? एगो x है, एगो x+1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं x गुना x+1। क्यों लिखे? क्योंकि गुणनफल है। गुणनफल का मतलब गुना, x गुना x+1 बराबर, ये मतलब बराबर यहाँ पे दे दिए। अभी 306 यहाँ पे उतार दिए, 306 हो गया, खत्म। अब ये x गुना x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? x²। अब ये x और ये 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा? सिर्फ x बराबर 306। अब क्या हो जाएगा? x² प्लस x माइनस 306। ये मेरा क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः दो क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 306 होगा। राइट? कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी कि ये पिता और पुत्र का सवाल आ गया। यानी कि बेटा का उम्र x है तो माँ की उम्र 26 वर्ष, ऐसे समझो। उसके बाद कहते कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी जब 3 वर्ष बाद हो जाएगा, जब इसका x है तो इसका x+3 हो जाएगा। अभी देखो अभी हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। और जब सबका 3 वर्ष के बाद जब गुना करेंगे तो 360 हो जाता है। तो इसे हम लोग रोहन का वर्तमान आयु भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो सवाल को बनाने से पहले हम लोग माना वगैरह लिख लेंगे। माना रोहन का वर्तमान आयु, सॉल्व लिखो। माना रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष। कितना है? x वर्ष है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना होगा? रोहन की माँ का वर्तमान आयु, इसका कितना हो जाएगा? x+26। क्यों? क्योंकि इससे ये 26 वर्ष बड़ा है। माँ बड़ी है, वह अपने बेटे से बड़ी है। अब क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष पश्चात लिखा हुआ, देखो पश्चात, इस पश्चात का मतलब होता है बाद। 3 वर्ष
बाद। किसकी आयु? 3 वर्ष बाद आरोहण की आयु। 3 वर्ष बाद आरोहण की आयु। समझ में आ रहा है ना? समझ में आता होगा तो कमेंट में भी यस लिखना है। 3 वर्ष बाद आरोहण की आयु कितना हो जाएगा? x+3। कोई दिक्कत? क्योंकि 3 वर्ष बाद बोल रही है। अब 3 वर्ष, अब फिर 3 वर्ष बाद आरोहण की माँ की आयु। आरोहण की माँ की आयु कितने वर्ष? 3 वर्ष बाद। तो इसका कितना था आरोहण की माँ? x+26। तो x+26 और ये 3 वर्ष जुट जाएगा। तो इसका टोटल कितना हो गया? हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x+29। कोई दिक्कत नहीं ना? 29 वर्ष है, सब वर्ष लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी वर्ष है, ये भी वर्ष है और ये भी वर्ष। ठीक, राइट। अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं ना। प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद 306 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 306 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? आयु का गुणनफल। आयु किसको कहता है? वर्ष को ना, यानी उम्र को। आयु का गुणनफल। आयु का गुणनफल कितना है? 360 है, 6 नहीं, 360 है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या करना है कि आयु का गुणनफल कितना है? x+3 इंटू x+29 x+3 और x+29 इसलिए क्यों गुना किया? क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष बाद कह रहा था, तो 3 जोड़ने के बाद ही हुआ। अब बराबर 360। अब गुना करो x गुना x, तो कितना हो जाता है? x²। x गुना 29, 29x, x गुना x, 3 गुना x, तो 3x और 3 गुना 29, ये कितना हो जाएगा? 9 27, यानी कि ये 87, राइट, बराबर 360। अब क्या होने वाला है कि x² 29 और 3 कितना हो जाता है? 29 3 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। अब क्या होने वाला है? ये दोनों घटेगा, x² प्लस 32x, अभी 87 में से 160 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा? 273। कितना बच जाएगा? माइनस 273 बराबर 0। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि आता है आरोहण की आयु द्विघाती समीकरण के लिए सत्य है या यही होगा। हम लोग क्या लिखेंगे? अतः आरोहण की आयु, अतः आरोहण की आयु, आरोहण की आयु द्विघाती समीकरण, द्विघात समीकरण कितना कितना है? द्विघात समीकरण x² प्लस 32, ये लिख रहे हैं, ये बोलिए 32x माइनस 270 बराबर 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? रेलगाड़ी है, समय और दूरी है। चलो ठीक, गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। ठीक, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ की समय, चाल और दूरी जब दिख रहा है तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो क्या क्या फॉर्मूला होता है। एक नंबर में दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये सब फॉर्मूला याद है ना, हाँ याद होनी चाहिए। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो 2 नंबर में हम लोग अगर लिख सकते हैं समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक फॉर्मूला और है ना, क्या चीज़, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और चलते हैं। तो पढ़ ही लिए हैं ना कि रेलगाड़ी इतना 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी कि एक रेलगाड़ी है, वह रेलगाड़ी क्या है कि एक उसकी स्पीड 140 किलोमीटर है, वो समान गति से चल रहा है, यानी कि अपना गति ठीक ठाक है उसका। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, जब 8 किलोमीटर कम होगा तो 3 घंटा अधिक समय लेगा। ये तो बात तो फिक्स है ना कि भैया जो अगर कम अगर चलेगा तो समय अधिक लेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले अब हम लोग सोल्व करता हूँ इसको। देखो सोल्व कैसे करेंगे ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझो। हम लोग लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं ना, फॉर्मूला पे। तो समय का, इसमें समय दिया हुआ है, देखो समय कम लगता है, 3 घंटा समय अधिक लग रहा है ना। तो क्या करना है इसे, तो फॉर्मूला लिखते हैं कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि समय, यहाँ पे मेरे पास 2 गो समय है। एक कौन, एक समान दूरी पे जो चल रहा है, फिर 3 घंटा कम लिया। तो सबसे पहले इसको हम लोग T1 मानते हैं। T1 बराबर दूरी कितना है 480, चाल कितना है x किलोमीटर, चाल कितना है x किलोमीटर, x किलोमीटर। ये हो गया मेरा पहला T बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग प्रश्न से फिर से चलते हैं। देखो अब क्या कहता है। अब ये कह रहा है, बोल रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो समय क्या हो जाएगा, 3 घंटा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले फिर से हम लोग लिखेंगे कि चाल चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर या होने के बाद किसका, रेलगाड़ी का चाल, रेल गाड़ी की चाल
कितना हो जाएगा इसका, चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, याद है ना, हाँ याद होनी चाहिए, दूरी बटे चाल, कोई दिक्कत नहीं, ये तो फॉर्मूला है। तो एक समय हमने लिख दिया x 480 बटे x, तो दूसरा समय यानी कि t2 बराबर 480 बटे इसका चाल कितना हो गया, x माइनस 8, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, गुड। अब समय का अंतर कितना दिख रहा है मुझे, 3 घंटा। अब हम लोग लिख सकते हैं समय का अंतर, समय का अंतर, तो इसमें समय का अंतर कितना है, 3 घंटा है। कितना घंटा है, 3 घंटा, समय का अंतर 3 घंटा है। तो हमारे पास T1 घटा T2 बराबर 3, तो T1 कितना निकला है, देखो इसको हम लोग रेड कलम से घेर देता हूँ ना, ठीक, तो ध्यान में रहेगा, चलता ना है, हाँ चलता, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं, अरे ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो T2 घटा T1 होगा, T2 घटा T1 होगा, तो क्या था, समय का अंतर ना, ठीक, समय का अंतर क्या था, समय का अंतर, समय का अंतर कितना था, 3 घंटा, कितना घंटा था, 3 घंटा। तो समय का अंतर क्या था, एक T2 घटा T1 बराबर 3 घंटा, तो T2 कितना है निकला, 480 बटे x माइनस 8, 480 बटे x माइनस 8 घटा T1 कितना निकला है, 480 बटे सिर्फ x बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हम क्या देख पा रहे हैं ना, कि बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन ये कॉमन ले लेता हूँ, 480 को, 480 नीचे कुछ नहीं तो बटे में एक कॉमन ले लिए, तो 480 को क्या हो जाएगा, 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x, कोई दिक्कत, बराबर 3। अब ये कट जाएगा, देखो 3 से ये कट के कितना, 16 तिया 48, 160 बार में, और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1, तो अब हमारे पास कितना बच गया, 160 इंटू 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इसको भिन्न का घटा, ये 160 को यहीं पे रहने देता हूँ, ये x माइनस 8 इंटू x, दोनों को लघुत्तम करेंगे तो इतना आएगा, अब कोना कोनी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब इसको हम यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सॉरी, देखो वही एक चीज़ उतारे हैं, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा कि 160 ये x माइनस x, यहाँ माइनस बाहर है तो अंदर अगर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 8 बटे में इसको भी गुना कर देता हूँ, या अभी नहीं, बाद में इसको गुना करेंगे, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी रहने दो, ये हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि x प्लस में है और ये x माइनस में है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ कुछ नहीं तो कुछ, यहाँ 1 बचा। अब क्या हो जाएगा,
160 गुना 8/x-8 इंटू x बराबर 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक। अब क्या होने वाला है, थोड़ा सा देखो कि गुना हो जाएगा, कितना आया 16 8 7 यानी कि 1280 बटे, इसको भी गुना कर दो, x² माइनस 8x बराबर 1। क्या हो जाएगा, x² माइनस 8x बराबर 1280। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। राइट, यही हो गया मेरा द्विघाती समीकरण। अब बात आती है, इसे हम लोग अब लिखेंगे। अतः रेलगाड़ी की चाल, क्या लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।